अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुए तर्जुमानों के इजलास का, जिसमें इमरान खान ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पर तर्जुमानों को अपोजिशन के बयानिए का डट कर मुकाबला करने की हिदायत कर दी। बोले अवाम में पाए जाने वाले खदशात दूर किए जाएं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा 2 अरब रुपए के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के बारे में अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं बताया जा सका। अवामी कन्फ्यूजन दूर की जाए। ज़राई तरक्की और मुल्की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 25 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं, जिस पर बात नहीं हो रही है। इमरान खान ने कहा हेल्थ कार्ड, होम फाइनेंसिंग और फलाही मंसूबों से मुतालिक मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स अदा करते हैं, टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। 72 लाख अफराद का डाटा FBR के पास है। नादरा का डाटा मिलाकर 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। इस महीने से नोटिस जारी करने शुरू कर देंगे। 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से 1 मिलियन तो वो हैं जिसको सिर्फ रिटर्न्स जमा करवा देते हैं, वो विदहोल्डिंग टैक्स के बचने के लिए। तो एक किस्म से 2 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो सिस्टम शुरू किया है ब्रॉडनिंग का, कि हमारे पास एक सिस्टम है टैक्स रे का। उस टैक्स रे में हम सब के मोस्टली लोगों के उनके ID कार्ड के बेसिस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स, उनके ट्रैवल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमने एक नादरा के साथ मिल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये कहा है कि अगर ये आपके बिल्स हैं और ये आपका बैंक अकाउंट है और ये इतना ट्रैवल आप करते हैं तो आपकी इनकम इतनी होगी और उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। और वो अब हम इस जनवरी में से वो लोगों को हम भेजना शुरू कर देंगे। हमारे पास इस वक्त 7.2 मिलियन तो वो जो नाम है उस FBR के पास हैं, और नादरा को मिला लिया जाए तो तकरीबन 15 मिलियन नाम हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह उनको हम यूज़ करेंगे। FBR ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स साल 2019 की डायरेक्टरी जारी की। इसी के ऊपर बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, FBR अरकान पार्लियामेंट से कितनी टैक्स कलेक्शन कर पाया? देखिए, इस डायरेक्टरी के अंदर 80 सेनेटर्स और 312 अरकान कौमी असम्बली के जो टैक्स तफसीलात हैं 2019 की, वो जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में 98,54,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा किया है और उनकी आमदन का तखमीना 3 करोड़ 89 लाख रुपये से ज़्यादा लगाया गया है। इसमें 23,64,000 की ज़रिए आमदन भी शामिल है। आसिफ अली जरदारी ने 22,18,000 रुपये टैक्स दिया है, उनकी आमदन जो है वो 14 करोड़ से ज़्यादा है। ज़्यादातर ज़रिए आमदन जाहिर की गई है 13 करोड़ 60 लाख रुपये से ज़्यादा। बिलावल भुट्टो ने 5 लाख रुपये टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो की आमदन 20,92,000 रुपये है। इसी तरह शहबाज शरीफ ने 2019 में 82,42,000 टैक्स दिया और उनकी आमदन का हजम जो है 3 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा है। हमजा शहबाज ने 71 लाख रुपये, शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ़ी अच्छा टैक्स दिया है, 48,71,000 रुपये टैक्स दिया है और उनकी 2 करोड़ 24 लाख रुपए आमदन का तखमीना है। अलबत्ता कुछ ऐसे अरकान में हैं जिन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं, फलवत शाह खान भी हैं, उन्होंने कोई टैक्स। आपने अपडेट किया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने दावा किया है कि स्क्रूटनी के दौरान मुस्लिम लीग के 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए। ये लोग रसीदें पेश ना कर सके। PP ने भी अपने अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान PMLN के 9 खुफिया अकाउंट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आज तक उन्होंने 2 की बैंक स्टेटमेंट्स फराहम की हैं। टोटल जो डोनेशंस ये बताते हैं कि इनके पास आई हैं वो आई हैं 62 करोड़ रुपए की, लेकिन उसमें से 98% जो ये डोनेशंस हैं जो इनके पास इनके अकाउंट में पैसे आए हैं उसमें से 98% का ये रिकॉर्ड देने से कासिर हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक तरह की वारदाती हैं, दोनों जो है वो एक तरह का ही मैच खेलते हैं कौम को लूटने के हवाले से। इन्होंने भी उसी तरह की वारदात डाली हुई है पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो नून लीग ने डाली हुई है। और इस पर रद्द अमल भी आया। PTI में नालायक वजीरों की भरमार है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का वफाकी वजीरों के बयानात पर जवाब। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा असद उमर का सिंध के बल्दियाती कानून को मुल्क के लिए खतरा करार देना हिमाकत है। अली जैदी जान लें कि अगले इलेक्शन में PTI का सिंध से सफाया हो जाएगा। ये जिन कंधों पर आए थे वो भी इनसे तंग आ चुके हैं।
जो पीटीआई के अरस्तू हैं, जिनको पहले भी एक मरतबा वजारत से बरतरफ कर दिया गया था, और पीटीआई की हर मर्ज की दवाइयाँ हैं, वो एक लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है, और कह कौन रहा है? पंजाब में आते साथ वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया। ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी? एक और साहब, उन साहब को पीटीआई सिंध का सदर बनाया गया है। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो पीटीआई की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त पीटीआई की जो नशिस्तें हैं इनमें से कोई 2-4 बच जाएं तो बच जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, वरना पीटीआई का सफाया है पूरे सूबा सिंध से। तो भाई जिन कांधों पर तुम तकिया किए बैठे हो उनके कांधे भी थक गए, उनके पैर भी लड़खड़ा गए। अब उनके अंदर भी ताकत नहीं है कि ये जलालत अपने सर पे उठा सके, ये गंद अपने कांधों पे उठा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को रोंदू अपोजिशन करार दे दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये वो अपोजिशन है जो हारे तो धांधली का रोना रोती है, जीत जाए तो कहते हैं इलेक्शन शफाफ थे। बोले जेयूआई का जीतना बदकिस्मती की बात है। फवाद चौधरी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पर नजरसानी का मशवरा भी दे दिया। हारेंगे इलेक्शन तो फजलुर रहमान और ये कहेंगे धांधली हुई है, अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे इलेक्शन सही हुए। रोंदू अपोजिशन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि वो आएंगे और कोई मार्च वगैरह करना चाहते हैं, वो पहले ही साल आ गए थे। इमरान खान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें आपने पहले साल करके देख ली, आपसे नहीं हुए। हर 3 महीने बाद ही किसी को वो गलतफहमी हो जाती है। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे इमरान खान, ये तो नहीं होना। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। फिरका वाराना जमात जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अहमियत इख्तियार कर, फिरका वारियत पर मबनी जमातें अगर ऊपर आती हैं तो पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान होगा। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PMLN जो है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातों की जो नाकामी है उसका पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होगा। बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको अपने रवैयों के ऊपर और अपनी सियासत पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में वज़ीर दाखिला बोले, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। उस्मान बुज़दार ने कहा, सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। नफरत के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सेहत कार्ड पीटीआई हुकूमत का बड़ा स्कैंडल है। ये कार्ड इस बात का एतराफ़ करता है कि तहरीक इंसाफ सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर सकी। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि पीटीआई की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है, मुर्तज़ा वहाब कौमी सेहत कार्ड पर तनकीद करने से पहले सिंध के तबाह हाल निज़ाम सेहत को भी ज़रा देख लें। हसन खावर ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुर्तज़ा वहाब का बयान फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम का एहसास ही नहीं, ना ही मरीज़ों का। सिंध में आज भी अस्पतालों में लोग बेयारो मददगार नज़र आते हैं। थर में बच्चों की हलाकतें हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली और नालायकी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
सिंध हुकूमत ने 4 रोज से धरने पर बैठी जमात इस्लामी कराची की क़यादत से राब्ता कर लिया। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर शाह ने हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध के सीनियर वजीर हैं नासिर शाह, उन्होंने रोहड़ी से फ़ोन किया। जमात इस्लामी के ज़राए ने तस्दीक की है कि हाफिज नईमुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम आपसे बिल्कुल मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात और मुलाकात बामानी होने चाहिए और कराची के शहरियों के हक में होने चाहिए। नासिर शाह ने कहा है कि वो रोहड़ी से कराची पहुंचने के बाद उनसे रब्ता करेंगे और मुलाकात करना चाहेंगे इस धरने के हवाले से। हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया है कि जमात इस्लामी इस हवाले से बल्दियाती तरमीम में जिस तरह तरमीम की जा सकती है उसके लिए बिल पहले ही पेश कर चुकी है सिंध हुकूमत को। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। ओमिक्रॉन पर आपको अपडेट करें। इसके वार पाकिस्तान में तेज होते जा रहे हैं। मुल्क भर में 22 रोज के दौरान 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। सूरत हाल खराब होने पर सख्त फैसले किए जाएं ऐसा खदशा है। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। क्या कोरोना की 5वीं लहर का आगाज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से होने वाला है? कराची में एक दिन में 331 केसेस सामने आने से खतरे की घंटी बज गई। ताज़ा कोरोना केसेस में से 10 के ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की तस्दीक भी हो गई है। कराची से देखिए मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। उधर लाहौर में ओमिक्रॉन के हमले जारी हैं। मजमूई केसेस में से 86% अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर हैं। महकमा सेहत पंजाब ने इस वायरस के तेजी से फैलाव पर खबरदार कर दिया। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर इजाफा। 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से 217 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 188 मरीज सामने आए। लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 3.8% है। 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक जीन सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन के 117 केसेस कंफर्म हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 58% खवातीन और 42% मर्द ओमिक्रॉन का शिकार हुए हैं। 19 से 49 साल के अफराद सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासरा 7% अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। 5% अफराद ऐसे हैं जिनको दोबारा कोरोना ने मुतासिर किया है। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों से मास्क लगाने और मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। 2020 में आने वाले कोरोना को 2021 में हुकूमती इक़दामात के बायस मजमूई तौर पर पसपाई का सामना रहा। आलमी वबा की जद में गुजरा साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, ये जानते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की इस रिपोर्ट में। 2020 कोरोना की वबा लाया तो 2021 इससे भी ज्यादा हिलाकत खेज साबित हुआ। साल भर में 8,12,683 केसेस रिपोर्ट हुए। 18,745 मरीजों की जान भी गई। लेकिन साथ वबा के तोड़ की कोशिशों में भी 2021 अहम संगे मील साबित हुआ। 2021 में ही पाकिस्तान में पाकवैक वैक्सीन तैयार हुई, वेंटिलेटर्स बने। निस्फ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ ही पूरा नहीं हुआ। वैक्सीन की 1 या 2 खुराकें लगवाने वालों की तादाद 15 करोड़ से तजावुज कर गई। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना। बूस्टर शॉट्स लगाने का फैसला भी 2021 में ही कर लिया गया। 2021 यकीनन चैलेंजिंग ईयर था। कोरोना पे भी काबू पाना था, वैक्सीन भी करवानी थी, सारे निज़ाम को डिसरप्ट किए बगैर। अभी कुछ इसमें एफर्ट्स बाकी हैं और वैक्सीनेशन भी करनी है, नए वेरिएंट्स का भी मुकाबला करना है। रमजान के दौरान मसाजिद में नमाज तरावी हुई। जुम्मा और ईदैन की नमाजें भी अदा की गयी। गुजरे साल में वबा की शदीद तरीन लहरें आने पर शादी हॉल्स की बंदिश और तकरीबात पर पाबंदी तो लगी, लेकिन नौबत लॉकडाउन तक न पहुंच सकी। 2021 मुल्क में खेलों के बैनुल अक़वामी मुकाबलों की बहाली का साल भी रहा और शायकीन ग्राउंड में पहुँच कर लुत्फअंदोज हुए। गुल तदरीसी अमल की ऑनलाइन से दोबारा इन कैंपस बहाली हुई तो बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली के मरहले भी तय हुए। मजमूई तौर पर 2021 कोरोना के चैलेंजेस से कामयाबी के साथ निमटने का साल रहा, लेकिन दिसंबर में नए और खतरनाक तरीन वेरिएंट ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट होने से खतरे की नई घंटी बज गई। ऐसे में पाकिस्तान पुरअज़्म है कि नए साल में ओमिक्रॉन को भी शिकस्त देकर दिखाएंगे। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। खैरपुर टामेवाली के करीब हादसा रिपोर्ट हुआ है। इसी की तफसील जानेंगे। समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ हैं। एहसन, क्या पता चल सका इस हादसे के बारे में, जख्मियों के बारे में? जी किरण, ये तहसील खैरपुर टामेवाली से के करीब मुसाफिर 2 बसें हैं जो कि आपस में टकराई हैं और हादसे के नतीजे में एक ASI गुलाम शबीर समेत 6 मुसाफिर अब तक रेस्क्यू ने कंफर्म किए हैं, जिनकी जो जान बहक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा जो मुसाफिर हैं वो जख्मी हैं।
मौके पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो ताहाल जारी है और जो मुसाफिर हैं उनको फौरी तौर पर इमरजेंसी जो बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल है वहां पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो पुलिस है उसने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी गफलत के बायस ये हादसा पेश आया है। अभी इस बारे में मजीद जो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के नए लाइसेंस की फीस में 400% इजाफे का फैसला कर लिया है। मेडिकल स्टोर के नए लाइसेंस की फीस 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का फैसला किया गया है, जबकि लाइसेंस में तजदीद की फीस में 900% इजाफे की तजवीज़ है, जिसकी मंजूरी के बाद लाइसेंस में तजदीद की फीस 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह फार्मेसीज के नए लाइसेंस की फीस 3000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये करने और लाइसेंस की तजदीद की फीस 2000 से बढ़कर 16,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। और अब जानिए प्रोफेसर का फैसला। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 18 साल करियर में मोहम्मद हफीज़ ने 3 वनडे और 6 T20 वर्ल्ड कप खेले। कहते हैं कभी लालच नहीं थी, हमेशा पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेले। इस पर बात की शाहिद खान आफरीदी ने, कहा मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद हफीज़ अभी क्रिकेट छोड़ना चाह रहे थे, वो मजीद खेलना चाहते थे। हफीज़ के केस में भी बोर्ड और खिलाड़ी के दरमियान कम्युनिकेशन का मसला नजर आया। वो प्रोग्राम गेम सेट मैच में बात कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट करियर रहा है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रही उस लड़के की। और जब तक ताल्लुक है कि पीसीबी के साथ मैं ये समझूंगा कि थोड़ा सा उसके स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, देख रहा था, इंसान बॉडी लैंग्वेज से पहचाना जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई उसकी वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी भी क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था, वो खेलना चाह रहा था क्रिकेट। लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कहीं वही जो बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स का जो कम्युनिकेशन का अल्फाज मैं हमेशा इस्तेमाल करता रहता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि मुझे हफीज के केस में भी नजर आया है। मुझे आई नो हफीज उसको नहीं करना चाह रहे, इशू नहीं बनाना चाह रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का तौसीफ अहमद को जवाब, बोले कमरे की बातें कमरे में ही रहने दें, अगर वो बोलना शुरू हुए तो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद ने कहा था कि सरफराज को ऑप्शन दिया था, उन्होंने फवाद आलम के बजाय साद अली का इंतखाब किया था। तौसीफ अहमद साहब से तो पहले ये पूछा जाए कि ये बातें जो है ना उनको पहले करनी चाहिए थी। आज वो जब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो बात कर रहे हैं। बात देखिए कमरे के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं भी पाकिस्तान की टीम में कप्तान रहा हूँ, 3 साल मैंने कप्तानी की है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमरे के अंदर ही आनी चाहिए, कमरे के बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर कमरे के बाहर आएंगी और मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा तो फिर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कि हफीज़ भाई ने रिटायरमेंट ले ली और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्रिकेट की फील्ड में। बस मेरा जो अंदाज़ है वो मेरा वही रहेगा इंशाल्लाह। जैसे मैं भी टीम में नहीं हूँ, जगह बनाने की कोशिश करना, तो मेरे लिए भी PSL जो एक उम्मीद है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा, दोबारा पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊँ। नाजिम झोंकियों कत्ल केस से मुतालिक वफाकी हुकूमत का अहम फैसला, नाजिम के खानदान की जानिब से सुलह की सूरत में केस लड़ने का ऐलान कर दिया। श्री मजारी का कहना है कि नाजिम झोंकियों का खानदान समझौता करता है तो रियासत केस की पैरवी करेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध पुलिस को नाजिम के खानदान की हिफाजत की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना दहशतगर्दी के मुल्जिम आरिफ को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आरिफ को पेश न किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। अदालत ने हिरासती मरकज दूर होने की वजाहत कबूल करते हुए मुल्जिम को आज ही पेश करने के हुक्म में नरमी करते हुए 1 रोज की मोहलत भी दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुबैना दहशतगर्दी के मुल्जिम आरिफ गुल को पेश न करने पर शदीद बरहम हो गए। अदालती अहकामात न मानने पर वजीर आजम और वजारत दिफा हुकाम को बुलाने के सख्त रिमार्क्स दिए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या आरिफ गुल को लाए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आरिफ गुल को हिरासती मरकज से अदालत लाना मुश्किल है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, आरिफ गुल को पेश करने से क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? मुल्जिम को नहीं लाना तो अदालत को ताला लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल KP ने बताया कि मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया है कि आरिफ गुल को आज हर कीमत पर पेश किया जाए, ताहम मुल्जिम को यहाँ लाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अदालत ने आरिफ गुल को मंगल के रोज पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खताब शिरानी के कातिल पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल में उमर खताब की तीसरी बीवी मुलविस थी। खातून समेत 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। ANP उम्मीदवार उमर खताब को बल्दियाती इंतखाबात से 1 रोज कबल कत्ल किया गया था। कराची के परेडी थाने के करीब चालान करने पर मोटरसाइकिल सवार शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में झगड़ा हो गया। परेडी थाने के करीब मोटरसाइकिल सवार शहरी का चालान करने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से लड़ाई हुई। पुलिस एहलकारों ने शहरी को थाने ले जाने की कोशिश की। मुतासिरा शहरी के वालिद की जानिब से बेटे को छुड़ाने के लिए कोशिशें की जाती रहीं। थाने में बुजुर्ग शहरी की मुआज़रत पर मामला रफा दफा हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान 19वीं सार्क इजलास की पाकिस्तान में मेज़बानी के लिए पुरज़्म है। भारत फिजिकली नहीं आना चाहता तो वर्चुअल शिरकत कर ले, लेकिन फोरम को एटलीस्ट बेतौकीर न करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बर्फ पिघलने की खुशखबरी भी सुना दी। सार्क एक इम्पोर्टेंट फोरम है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने अपनी जिद की वजह से इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है। वो इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं और हिंदुस्तान की हट धर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए। मैं रीइटरेट करता हूँ इन्विटेशन टू ऑल सार्क मेंबर्स। पाकिस्तान इज विलिंग टू होस्ट द 19th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। अगर हिंदुस्तान को यहाँ फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो न रोके और इस फोरम को बेमानी और बेवकत न करे। बांग्लादेश के साथ मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात को बेहतर करने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। हम माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ हम नजर दौड़ाना चाहते हैं और उसमें वजीर आजम की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शेख हसीना के साथ उनको दावत भी थी पाकिस्तान आने की। शेख हसीना ने भी वजीर आजम को बांग्लादेश आने की दावत दी है। दोनों तरफ से जो दावतों का इरादा और एक्सचेंज हुआ है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द आइस इज मेल्टिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान का 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म के बयान पर जेरा का हक खत्म करने का सेशन जज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बीमारी के बायस 17 दिसंबर को पेश ना होने से पेशगी आगाह कर दिया था। उसके बावजूद कोर्ट के जरिए वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज ने जल्दबाजी में कानून का हवाला दिए बगैर फैसला सुनाया। मातहत अदालत का जिरा का हक खत्म करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। गुलकारा मीशा शफी ने अली जफर के साथ मुसालहत की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। कहा अगर बात सुलह की होती तो बैरून मुल्क से अदालत में पेश होने न आती। केस की समाअत का अहवाल अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। अली जफर की जानिब से दायर हद तक के इज्जत दावे की समाअत। लाहौर की सेशन अदालत में मीशा शफी पेश हुई। अली जफर के वकला ने मीशा शफी के बयान पर 5 घंटे की तवील जिराह की। मीशा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तासुर गलत है कि इनके इल्जामात के बाद अली जफर को माली नुकसान हुआ, इन्हें अवार्ड दिए गए। जिरा के दौरान मीशा शफी ने इंकशाफ किया कि जब अली जफर ने उन्हें हरासा किया तो बातचीत के जरिए उनके गलत तर्ज अमल का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर अली जफर को एहसास नहीं हुआ। मजबूरन सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मीशा ने कहा कि वो ये केस खवातीन के हकूक के लिए लड़ रही हैं। सारी परेशानी जो मैंने देखी है बोलने से लेके अब तक, इसका कोई बड़ा मकसद है। सोसाइटी को, खवातीन को, सर्वाइवर्स को, बच्चों को किसी किस्म का तोहफा दे के ही जाऊंगी। गुलकारा की जानिब से हरासा किए जाने के इल्जामात पर अली जफर ने उनके खिलाफ हद तक के इज्जत का दावा दायर किया था। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से स्मगल नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की नीलामी में घपलों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद FBR ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ हैं। मंसूर मुगैरी, ये सारा का सारा मामला क्या बनता जा रहा है? किरण, देखिए, ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से आ जाती हैं तो बलूचिस्तान में पकड़ी जाती हैं। बलूचिस्तान में जो कोयटा कलेक्टोरेट है कस्टम का, वहाँ पर ये गाड़ियाँ पकड़ी गई। फिर सरकारी सतह पर उनका ऑक्शन हुआ। बताने को तो ये कस्टम के हुक्म कहते हैं कि हमने ये ऑक्शन किया फेयर एंड क्रिस्टल, लेकिन अभी ये बात सामने आई है कि वहाँ पर मनपसंद अफराद को ये गाड़ियाँ दी गई जिसमें सरकारी खजाने को
करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और ये सैकड़ों गाड़ियां थी जो उनके मखसूस जो लोग थे उनको ये गाड़ियां दी गई। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया। दीर में सयाहों की मौज मस्ती, गिजर में हर सू बर्फ ही बर्फ है। मरी आने वालों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए म्यूनिसिपल अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। दीर बना सयाहों का ठिकाना, क्योंकि आजकल वहाँ मौसम है सुहाना। दूर दराज इलाकों से सयाह जोक दर जोक दीर आ रहे हैं। कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कहीं भंगड़े डाले जा रहे हैं। कुमराट और लुआरी पहुंचने वाले सयाह बर्फीली हवाओं और सर्द मौसम से बचने के लिए आग के अलाव पर हाथ तापते नजर आए। मलका को हिसार में हालिया बर्फबारी के बाद मुल्क भर के सयाहों ने मरी में डेरे डाल लिए। लोगों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। सीबी रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर आला अफसरान मरी पहुंचे, ट्रैफिक कंट्रोल करने के इक़दामात का जायजा लिया। गिदर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद 400 सफेदी ही सफेदी छा गई। जिले इंतजामिया ने मुकामी लोगों को हिदायत कर दी कि गैर जरूरी सफर न करें। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दोस्तों के साथ जाएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गर्मा गर्म समोसे खाएंगे, इस तरह एंजॉय करेंगे। बहुत देर बाद कोयटा में बारिश हुई है और ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हम भी पिकनिक मनाने जाते हैं। बारिश के सबब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। शहरी जहां गर्म कपड़ों में मलबूस हैं, वहीं लकड़ी जलाकर आग ताप रहे हैं, चाय से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, कलात, पशीन, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, जोब, मकरान, रखशान डिवीजन्स में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।